तो आज हम लोग देखेंगे लेआउट। एक जो प्री डिफाइंड लेआउट होता है उसको कैसे एडिट करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट लेआउट होता है अगर उसमें किसी भी तरह का चेंजेस करना तो कैसे करेंगे, और दूसरा अपना लेआउट कैसे बनाएंगे और कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्री डिफाइंड लेआउट्स होता है उसको कैसे हम लोग एडिट करते हैं। तो जनरली इसके लिए प्री डिफाइंड जो लेआउट बना रहता है अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSS जो कि तुम्हारा व्यूज के अंदर शेयर्ड के अंदर होता है, उसको एडिट करने के लिए पहले व्यूज के अंदर जाके शेयर्ड के अंदर हम लोग जाएंगे, उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। एक बार जब वो ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर जनरली क्या होता है, बूटस्ट्रैप का कोड होता है। तो हम लोग पहले जो नैप बार है उसमें अगर नया एलिमेंट्स ऐड करना, नया कोई आइटम ऐड करना, वो कैसे करेंगे वो थोड़ा बहुत बता देते हैं बूटस्ट्रैप के हिसाब से। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे उसमें कैरोसेल वगैरह कैसे ऐड करते हैं, और उसके बाद फिर अपना जब बनाएंगे तो उसको अलग से करेंगे। तो या फहीम, जो हमारे पास पहले से कभी भी जब तुम प्रोजेक्ट बनाते हो, तो चलो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक लेआउट अपने आप बना हुआ होता है जिसका नाम होता है अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSS। तो पहले जो एग्जिस्टिंग लेआउट है उसको हम लोग एडिट करने सीखेंगे और उसके बाद फिर अपना लेआउट बनाएंगे। यहां एक एप्लीकेशन बनाते हैं, अपना एक एप्लीकेशन बनाते हैं, फिर कहां जाएंगे, नेक्स्ट, नेम देते हैं लेआउट डेमो 1, नेक्स्ट और क्रिएट। कभी भी जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बताया कि बार बार ये चीज रिपीट की है कि अपना एक लेआउट खुद ब खुद बनाता है। ASP.NET Core MVC जो टेम्पलेट है वो व्यूज के अंदर शेयर्ड के अंदर जब जाओगे तो यहां पे तुमको क्या मिलेगा, लेआउट डॉट CSHTML। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या HTML स्टार्ट होता है, बाकी डॉक टाइप दिया हुआ, हेड के अंदर कैरेक्टर सेट बताया हुआ कि UTF-8 यूज हो रहा है। उसके बाद मेटा नेम व्यू फोट, ये किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जब भी आप बनाते हैं तो ये टैग आपको ऐड करना पड़ता है, मेटा टैग। यहाँ पर आप बताते हैं कि जो तुम्हारा डिवाइस का विड्थ होगा उसके हिसाब से अपना वो स्केल कर लेगा। उसको टाइटल में यहाँ पे देखो दिखा हुआ व्यू डेटा का टाइटल। अब यहाँ पे क्या होता है, उसको डैश करके लेआउट डेमो, यहाँ पे तुम्हारा टाइटल आएगा व्यू से, कैसे आएगा हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पे लेआउट 1 होगा। अब इसके जगह पर आप जो भी चीज देना चाहते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दो, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे देते हैं इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, ये दे दिए। यहां पे एक कोई भी टाइटल आएगा, कैसे आएगा वो व्यूज हम बताएंगे कहां से आता है। उसके बाद कुछ स्क्रिप्ट यहां पे देख रहे हो ऐड हो रहा है अपने आप, ये बूटस्ट्रैप का CDN है, प्लस यहां पे तुम्हारा एक लेआउट कद में जो style.css होता है जो कि यहां पे बना बनाया होता है, देखो www रूट के अंदर CSS के अंदर ये, तो कोई अगर CSS का कोड लिखना तो यहां पे भी लिख सकते हैं हम लोग, वो यहां पे लिंक किया हुआ है। ये सब तो बेसिक हो गया। बॉडी में जब जाते हैं तो यहां पे एक हेडर पार्ट होता है जो आके यहां खत्म हो रहा है। तो हेडर में क्या है, यहां पे एक नैप बार दिया हुआ, ये नैप बार जो है ये बूटस्ट्रैप का नैप बार है, जिसमें बहुत सारा ये बूटस्ट्रैप का क्लासेस है, जो बूटस्ट्रैप पढ़ा होगा उसको पता होगा। मेनली उतना ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, तुमको मेन चीज देखना, पहले इसको रन कराते हैं हम लोग और मेन चीज दिखाते हैं कहां कहां तुम इसको एडिट कर सकते हो। ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि बूटस्ट्रैप का प्री डिफाइंड कोड है, उसमें पहले से बना बना रहता है। जनरली जब हम लोग भी बनाते हैं तो अपना वहां से कॉपी पेस्ट ही करते हैं। यहाँ पे देखो लेआउट डेमो लिखा हो, ये क्या है, इसको बोलते हैं ब्रांड नेम। कोई भी जो एप्लीकेशन वेबसाइट बनता है तो उसके अंदर जो नैप बार बनता है, तो नैप बार के अंदर ये क्या होता है, ब्रांड नेम होता है। यहाँ पे आपका कंपनी का नाम होता है। इसके जगह पे जिसे इसको खोजेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो, नैब नैब नैब, है ना लेआउट डेमो। यहाँ देखो लिखा भी हुआ नैब ब्रांड, नैप बार ब्रांड। यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे हम लोग दे देंगे इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। और ये एक तरह का लिंक होता है, देखोगे यहाँ पे एक लिंक है, अगर इस पे क्लिक करोगे तो अपने आप को किसको खोल देगा, यहाँ कंट्रोलर बताया हुआ है और यहाँ पे क्या बताया हुआ है, एक्शन बताया हुआ। तो जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज को ओपन कर देगा, चाहे कहीं पे भी है। उसके नीचे ASP एरिया यूज करते हैं जब तुम्हारे पास कोई रेजर पेज है,
जब रेजर पेज होता है, अगर तुम एमबीसी नहीं यूज कर रहे हो, एमबीसी का पेज नहीं बनाए हो, रेजर पेज बनाए हो, तो यहां पे तुमको वो देना पड़ता है कि रेजर पेज कहां पे स्टोर है, उसका तुमको यहां पाथ देना होता है। इसके लिए एसपी एरिया यूज होता है। या तो तुम रेजर पेज को, हाँ, या तो रेजर पेज को तुम यहां पे क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, या फिर तुम कंट्रोलर का किसी एक्शन मेथड को कॉल करा सकते हो जो व्यू जनरेट करेगा। तो अगर तुम व्यू जो है डायरेक्टली रेजर पेज बना के रखे हो, वो एमबीसी के थ्रू नहीं कॉल हो रहा है, तो उसके लिए जो रेजर वाला पढ़ाई होता है, जो नॉर्मल ASP.NET कोर है, ASP.NET कोर एमबीसी नहीं, ASP.NET कोर है, वहां पे एसपी एरिया यूज होता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, यहां पे एक लिंक बना, ठीक है। ये लिंक का काम क्या है, ये लिंक का काम है तो सॉरी, जिसमें तुम्हारा ब्रांड का नेम दिखेगा, और जब उस पर क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है, जब उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते समय क्लिक करेंगे तो किसको ओपन कर देगा, होम का इंडेक्स। अगर तुम्हारे पास रेजर पेजेस होता तो यहां पे एक और फोल्डर होता है एरिया नाम का। इस नाम का फोल्डर होता है एरिया। अगर एमबीसी टेम्पलेट यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एसपी का बना रहे पेज, या फिर बहुत समय इसके अंदर भी होता है कि बहुत सारा ऐसा पेजेस होता है जो स्टैटिक पेजेस रहता है, जो तुम्हारा रेजर से बनाया हुआ है, या स्टैटिक नहीं, डायनेमिक पेज भी है, लेकिन वो एमबीसी के थ्रू कॉल नहीं करा के, मतलब कंट्रोलर को रिक्वेस्ट ना जाके तुम ऐसा कुछ बनाए हो कि डायरेक्टली तुम्हारा रेजर पेज को रिक्वेस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे एरियाज नाम का फोल्डर होता है, और उस एरियाज के अंदर तुमको क्या करना पड़ता है, उस एरियाज के अंदर तुमको वो सारा फाइल्स बनाना पड़ता है CSS/HTML का। और इसका और भी यूज है एरिया का। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, वो जो बता रहे, तुम जो बोल रहे हो ना, तुम कहीं पे उसको देखे होगे। वो होता क्या है, वो एक तो रेजर पेजेस के लिए गया, और तुम जो बोल रहे हो कि एडमिन के लिए और इसके लिए, तो उसमें क्या होता है कि उसमें तुम अलग से फोल्डर बना हुआ, अगर देखो हम क्या बताए कि उसके अंदर तुम्हारा अलग से अगर कोई फोल्डर बना के, हम क्या बताए, एरियाज होता है, और एरियाज के अंदर फिर फोल्डर के अंदर क्या होता है, एडमिन के लिए कुछ अलग पेजेस होता है, यूजर के लिए अलग। मान लो कि तुम डैशबोर्ड ही बना रहे हो, तो जो एडमिन होगा उसका डैशबोर्ड अलग होगा, जो यूजर होगा उसका क्या होगा, डैशबोर्ड होगा। तो वो पेजेस को एरिया में, एरिया नाम का फोल्डर बना के, और उसके अंदर क्या किया जाता है, एडमिन यूजर बना के उसको अरेंज किया जाता है। तो वो, या अभी अगर कभी ऐसा जरूरत पड़ेगा तो हम बता देंगे, अभी तो एमबीसी में हम लोग का नहीं है, लेकिन हम कहीं पे अगर तुमको आता है, अगर कोई ऐसा जरूरत, जिससे हम लोग आगे जाके जब बनाएंगे रोल बेस्ड, जब हम लोग ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करेंगे, तो वहां दिखा देंगे तुमको। हम समझ, तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हम। वो क्लीन आर्किटेक्चर बोलते हैं उसको ना, क्लीन आर्किटेक्चर। क्लीन आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग एमबीसी डायरेक्ट, हम लोग क्या बता रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं कि मेरा जो भी पेजेस होगा वो होम के अंदर, इंडेक्स के अंदर होगा। अगर तुम उसको यहां एरियाज के अंदर बांट के रखे हो, अगर एरियाज फोल्डर के अंदर, तो फिर तुमको वो कौन से फोल्डर के अंदर मिलेगा, वो एरिया पे यहाँ पे नाम, तो वही तो बोले कि जो रेजर पेजेस होता है जहां पे डायरेक्टली हम लोग डालते हैं, तो यहाँ पे तुमको अगर अरेंज करके रखे हो, यहाँ पे तुम्हारे बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि व्यू के अंदर अरेंज होता है, तुम अगर एरियाज के अंदर अरेंज करके रखो तो उस फोल्डर का नाम देना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, ठीक है। ये बटन क्या है, ये कॉलेप्सिबल बटन है, यहां पे दिख रहा होगा। ये भी तुम्हारा किसका है, ये भी तुम्हारा बूटस्ट्रैप का क्लास है। यहां पर अगर देखोगे, ये कब आता है, ये तब आता है जब आपका वेब पेज मोबाइल मोड में खुलता है। मतलब जो ये भी, अभी वो बटन नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे इसको हम छोटा करते हैं, देखो ये बटन दिख रहा है यहां पे, तो ये कौन बना रहा है, ये बना रहा है। लेकिन वो कब खुलेगा, जब तुम्हारा स्क्रीन साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, मोबाइल के हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद नीचे में तुमको दिख रहा होगा एक डिवीजन, इसके अंदर एक दिख रहा होगा यूएल, इसके अंदर दिख रहा होगा एलआई। अब जितना एलआई होगा उतना ऐसा आइटम बनते जाएगा। जैसे होम है, या प्राइवेसी है। अब प्राइवेसी की जगह तुम एडिट करके कुछ और चाहते हो, देखो ये तो होम वाला हो गया, और ये किसका है, प्राइवेसी का है। तो होम पे क्लिक करने पे किसको कॉल कर रहा हो, होम पे क्लिक करने पे होम के अंदर एसपी एक्शन को कॉल कर रहा हो। उसी तरह से प्राइवेसी पे क्लिक करने पे वो प्राइवेसी एक्शन मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक है। तुमको चाहिए नहीं अबाउट अस, तो तुम इसको कॉपी पेस्ट करोगे, एलआई जो है पूरा कॉपी पेस्ट होगा। अभी हम एग्जिस्टिंग को ऐड चेंज करने बता रहे हैं, एडिट करने बता रहे हैं। अब यहां पे तुम डाल दो अबाउट अस, अबाउट अस दे दिए। तो अब इसको, इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा, तो होम कंट्रोलर के अंदर सपोज हो सकता है कि एक अबाउट अस नाम का एक्शन मेथड होगा, उसको कॉल कर देगा। इसी तरह से तुमको क्या चाहिए, फैसिलिटीज, जो चाहिए उसको कॉपी पेस्ट करते जाओ, और यहां लिंक बनाते चले जाओ। होम के अंदर
अगर मान लो कोई ऐसा भी होगा कि जो दूसरे जगह कहीं पे अभी जैसे दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि सारा का सारा तुम्हारा एक्शन मेथड एक ही कंट्रोलर के अंदर हो, अलग कंट्रोलर के अंदर भी हो सकता है। फैसिलिटीज, फैसिलिटीज। अब हम लोग चाहते हैं कि प्राइवेसी नहीं होगा, तो प्राइवेसी नहीं होगा तो प्राइवेसी को उड़ा देते हैं, हट गया। उसके बाद तुमको क्या चाहिए, उसको तुमको कोर्सेस चाहिए, लेकिन कोर्सेस जो होगा वो मेरा कोर्सेस का इंफॉर्मेशन तुम्हारा अलग कंट्रोलर के अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम लोग क्या कर दिए, वो अलग कंट्रोलर होगा, हो सकता होगा, अभी हम लोग बना नहीं रहे, सिर्फ दिखा रहे कि अब ये क्या होगा, इस कंट्रोलर के अंदर जाके सपोज उसका इंडेक्स को कॉल कर देगा, हर कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स होता है तो उसको कॉल कर दिया। फिर उसी तरह से कॉन्टैक्ट अस होगा, उसके लिए हम अलग कंट्रोलर बना के रखे कॉन्टैक्ट के लिए, या जितना लिंक चाहे उतना लिंक हम लोग ऐड कर सकते हैं। वो होगा कॉन्टैक्ट अस का इंडेक्स, और यहां पे देते कॉन्टैक्ट अस। देखो अब अगर रन कराते देखो कितना सारा लिंक्स दिख रहा है। अगर इसको स्मॉल करेंगे देखो इस तरह से दिखेगा यहां पे। उसके बाद तुम चाहो तो अगर तुम ये पढ़े हो मान लो बूटस्ट्रैप, तो तुम अगर कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे पूरा नैप बार है, अभी नैप बार जो है ये लाइट है, लाइट मतलब क्या हो गया, ये व्हाइट है, व्हाइट की जगह इसको ब्लू करना है तो यहां प्राइमरी कर देंगे। और प्राइम PRIMARY ठीक तो है। अच्छा यार सॉरी यहां पे गलत हो गया, यहां पे देना होगा BG व्हाइट, BG प्राइमरी, BG क्या दे दिए प्राइमरी। वाह, इसी में टेक्स्ट व्हाइट कर दो अलग अलग जगह जाके, जैसे यहां पे अभी ये सब क्या तुम्हारा, ये सब तुम्हारा ब्लैक दिख रहा है, अगर उसको व्हाइट करना है तो जहां जहां लिंक बना है उसके अंदर टेक्स्ट डार्क की जगह क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट लाइट करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो कि तुम्हारा जो ब्रांड है, ब्रांड में क्लास है तो यहां पे इसका क्या कर देंगे, टेक्स्ट व्हाइट। देखो ये व्हाइट हो गया। बाकी अगर इसको करना तो जितना भी लिंक्स है, लिंक्स में जहां टेक्स्ट डार्क है, डार्क की जगह क्या करना पड़ेगा, व्हाइट करना पड़ेगा। ये बेसिक एडिटिंग तुम अपने हिसाब से उसका लेआउट जो बनाओगे, और सॉरी लेआउट बोल रहे हैं, उसका अपीयरेंस तुम कैसा रखना चाहते हो तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कलर क्या रखना चाहते हो, बाकी चीज क्या रखना चाहते हो। आ गया। प्राइमरी की जगह पे तुम उसको और भी चेंज कर सकते हैं, हम लोग BG डार्क कर देते हैं, डार्क थीम, तो उसमें ब्लैक कलर का बन जाएगा। लेकिन अब देखो ये बटन भी ब्लैक है, तो बटन वाला को फिर क्या करना पड़ेगा, बटन को भी व्हाइट करना पड़ेगा। BG व्हाइट और टेक्स्ट व्हाइट दोनों करना पड़ेगा। हुआ। चलो ये काम तो हो गया, हेडिंग बना लिया। अब हमको क्या चाहिए, लेआउट में ये तो तुम्हारा व्यू से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, व्यू से। और यहां देखो क्या लिखा हुआ, होम पेज लिखा हुआ। अब देखो यहां पे अगर देखोगे यहां क्या लिखा हुआ था, यहां तो व्यू डेटा का टाइटल लिखा हुआ है और आगे इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, लेकिन यहां आगे इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग का डैश दिख रहा है, लेकिन यहां होम पेज आ रहा है। ये होम पेज कहां से आ रहा है, वो आ रहा है इंडेक्स वाला जो हमारा व्यू है वहां से, व्यू से भेजा गया उसको, देखोगे यहां से भेजा जाता है। देखो यहां लिखा हो ना, व्यू डेटा का टाइटल इक्वल्स टू होम पेज। तो जितना भी व्यू बनाओगे वहां से अगर पेज वाइज तुम क्या करना चाहते हो, व्यू वाइज तुम टाइटल सेट करना चाहते हो, तो यहां व्यू डेटा का टाइटल इक्वल्स टू जो भी लिखोगे आ जाएगा। जैसे यहां पे भी होम पेज है, होम पेज आ रहा है, दूसरा व्यू बनाएंगे तो दूसरा कुछ आएगा। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी के अंदर अब आपको कैरोसेल ऐड करना है, तो हेडर के नीचे फिलहाल एक कमेंट लिख देते हैं हम लोग अपने समझने के लिए। यहां पर आपको क्या करना है, कैरोसेल ऐड करना है। कैरोसेल क्या होता है, कैरोसेल इमेज का एक स्लाइडर होता है जिसमें मल्टीपल इमेजेस तुम ऐड कर सकते हो। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि कंटेनर जो यहां पे तो तुम्हारा क्या बोले थे, यहां पे तो तुम्हारा जो भी व्यू का कोड होगा वो आके मर्ज होगा, इंजेक्ट होगा। इसके ऊपर हम चाहते हैं हर पेज के अंदर क्या रहेगा, हर पेज के अंदर एक कैरोसेल रहेगा। तो कैरोसेल में आपको इमेजेस ऐड करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको इमेजेस को अपने फोल्डर के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालना होगा। कैसे डालेंगे, हम बताए थे कि जितना भी स्टैटिक कंटेंट होता है वो कहां होता है, www रूट के अंदर होता है।
इसी के अंदर आपको क्या करना होगा, इसके अंदर www रूट के अंदर एक इमेजेस नाम का फाइल बनाना होगा, फोल्डर बनाना होगा, और सारा इमेजेस हम लोग वहीं पे रखते हैं। ऐड, ऐसा नहीं कि इमेजेस के नाम से ही होगा, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन जनरली इमेजेस के नाम से होता है तो हम लोग उसी नाम से बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि राइट क्लिक कहां करना है, www रूट पे करना है, ऐड, और इसके अंदर करते हैं फोल्डर, और यहां पे डाल देते हैं इमेजेस। अब ये फोल्डर बना कहां, ये फोल्डर बना होगा, देखो जहां पे तुम्हारा प्रोजेक्ट बना है, डी मेरा प्रोग्राम्स के अंदर बना है, एएसपीनेट के अंदर, और एएसपीनेट नहीं सॉरी ऑनलाइन कहीं पे है, या डायरेक्टली हम लोग बनाए, कहां पे बना रहे थे, एक मिनट, ऑनलाइन एएसपी बैच, हाँ यहाँ पे। और इसके अंदर अभी क्या है मेरा, लेआउट डेमो 1, यहाँ पे लेआउट डेमो 1, और यहाँ देखो www रूट है, इसके अंदर देखो इमेजेस बन गया। अब आपको करना क्या है, सारा फाइल्स को यहाँ पे डाल देना, जो भी तुम्हारा इमेज फाइल है उसको तुमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखते हैं मेरे पास कहीं पे इमेजेस होगा, तुम डाल देते हैं। मेरे पास कुछ इमेजेस होगा कहीं पे, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 4 पिक्चर है मेरे पास, इसको कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, उसी पर्टिकुलर फोल्डर इमेजेस के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करोगे वो यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा तुम्हारा। 4 पिक्चर है, ऐसे तुम जितना चाहो उतना पिक्चर रिफ्लेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो। अब उसी पिक्चर को यहाँ पे कैरोसेल के अंदर यूज करना है, तो सबसे पहले कैरोसेल का कोड डालना होगा। कोड कहाँ मिलेगा तुमको, बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे, यहाँ जाओगे बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल वेबसाइट पे getbootstrap.com, और जब यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सारा कंपोनेंट यहाँ पे मिलता है तुमको, यहीं पे देखो कैरोसेल मिलेगा, कैरोसेल मिल गया। अब इसमें अलग अलग तरह का कैरोसेल होता है, एक होता है कि नॉर्मल, जिसमें तुम्हारा पेज पिक्चर्स आएगा, तुम बटन पे क्लिक करोगे वो चेंज होते जाएगा। एक होता है तुम्हारा कि नहीं, यहाँ पे स्लाइड भी होगा और यहाँ बटन्स भी होगा, यहाँ से भी तुम कर सकते हो, और यहाँ बटन पे क्लिक कर करके भी चेंज कर सकते हो। या एक होता है जहां पे तुम्हारा यहां से भी चेंज भी कर सकते हो, यहां से भी बटन भी होगा, और हर स्लाइड के साथ तुम एक हेडिंग और उसका डिटेल्स भी लिख सकते हो। एक होता है ऑटो चेंज, नीचे में देखोगे ऑटो प्लेइंग कैरोसेल है ना, ये ऑटो प्लेइंग कैरोसेल है, हम लोग ऑटो प्लेइंग कैरोसेल ले लेते हैं। यहां पे देखो ये पूरा कोड है, बस इसको तुमको क्या करना है, यहां से कॉपी करना है, और जहां पे भी डालना है, जैसे यहां पे डालना है, यहां पे भी हम डाल देते हैं। ये आ गया। अब इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। ये डिव हो गया, यहाँ पे इमेजेस हो गया, ये बटन्स हो गया, ये डिव यहाँ पे बंद होगा, एक मिनट, ये डिव यहाँ, ये डिव यहाँ, ये ठीक बंद है, ये बटन यहाँ बंद हो गया, ये बटन यहाँ बंद हो गया, ये डिव कौन सा बंद हो रहा है, और कहीं पे डिव होगा, थोड़ा इसको अरेंज करने दो पहले, नहीं तो फिर अगर अरेंज नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसके अंदर ये आया, इसके अंदर इमेज आ गया, ये इमेज, ये डिवीजन यहाँ बंद हो गया, फिर ये बटन हो गया, एक बटन, ये 2 बटन, फिर ये डिवीजन यहाँ बंद हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो यहाँ पे कंटेनर इसका है, ये पूरा सही है। अब यहाँ पे देखो कितना इमेज डालने के लिए, 3 इमेज, बाय डिफॉल्ट 3 इमेजेस के लिए है। अभी ये 3 इमेजेस के लिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इमेजेस डालते थे। एसआरसी में तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पाथ देना पड़ेगा तुम्हारा रूट, रूट मतलब www रूट को टिल्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैश इमेजेस स्लैश, अब वहां इमेज का नाम क्या है, image2.png, ये पहला इमेज ऐड कर दिए हम लोग यहाँ पे पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में दूसरा इमेज ऐड कर देते हैं, image3.png, तीसरे वाले में तीसरा ऐड कर दिए, image4.png। लेकिन तुम्हारे पास तो एक और है, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना भी इमेज है उसके लिए एक डिव बना हुआ है, तो जितना इमेज होगा हर इमेज के लिए तुम यहाँ पे क्या करोगे, ये वाला जो डिव है उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसको कैरोसेल आइटम बोलते हैं। कैरोसेल आइटम को हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए, और यहाँ पे इमेज का नाम क्या दे देंगे, 5। अब ये हमारा क्या हो गया, कैरोसेल बन गया। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कैरोसेल एंड, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो।
जनरली कमेंट्स लिखने से फायदा होता है कि बाद में कोई कैरोसेल एंड हो गया है। अब हम लोग इसको रन कराते हैं। वो बेस भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी होता है क्या है कि यहां पे जब तुम रूट पाथ, यहां हम लोग पाथ दिए ना इस तरह से, तुम सिर्फ इमेज का नाम देना चाहते हो, वो देखो वो HTML का पार्ट है, वो तुम्हारा ASP.NET का पार्ट नहीं हो, लिखने का तरीका है। तुमको अगर बार बार तुम ये रूट इमेजेस नहीं लिखना चाहते हो, तुम चाहते हो कि सिर्फ इमेज का नाम दे दे मेरा काम हो जाए, तो फिर वो HTML में तुम लोग पढ़े होगे बेस टैग होता है। क्या होता है? बेस टैग। और यहां href इक्वल्स टू जो बेस पाथ है, जो बेस पाथ है वो तुम यहां पे दे दोगे, ये कॉमन हो जाएगा। तो तुमको सिर्फ यहां पे क्या देना पड़ेगा? images1 images2। तो उससे तुम्हारा थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि तुमको बार बार वो लिखना है। लेकिन कभी कभी बेस पाथ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, खास करके जब तुम जावास्क्रिप्ट CSS फाइल वगैरह लिंक करते हो, तो वहां पे अगर सिंपल फाइल का नाम दे दोगे तो सीधे जाके बेस में जहां इमेज है वहीं जाके खोजने लगता है। तो वो भी कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा CSS जावास्क्रिप्ट का एक्सटर्नल फाइल यूज नहीं कर रहे हो तो। नहीं तो सबसे आसान है कि अभी अगर 2-3 फाइल ही है, 2-3 जगह ही लिखना है और सिर्फ लेआउट में ही लिखना है, हर जगह तो लिखना है नहीं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ दे दिए। अभी देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वो कोई जरूरी नहीं कि वो देना जरूरी वहां पे, वो कोई जरूरी नहीं है। वो क्लिक कर रहे हैं, चेंज हो रहा है। और ये सिर्फ इसी पेज में नहीं आ रहा है, ये तो अभी मेरा कौन सा खुला है, ये देखो नीचे कंटेंट आ रहा है किसका? इंडेक्स का। अब यहां पे हम लोग एक और लिंक बनाया ना, कौन सा लिंक बनाया? अबाउट अस। तो अबाउट अस का अलग से तुमको क्या बनाना पड़ेगा? हम लोग जब इस पर क्लिक करेंगे तो किसको कॉल कर रहा देखना, नीचे में URL देखना, होम का अबाउट अस नाम का एक्शन मेथड को कॉल कर रहा। तो चलो एक अबाउट अस भी बना लेते हैं हम लोग। तो वो कहां बनाना होगा तुमको? वो बनाना होगा कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर यहां आ गए और यहां पे एक बनाते हैं हम लोग पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अबाउट अस। और ये क्या करेगा? रिटर्न व्यू। और इसका व्यू ऐड करते हैं हम लोग और देखते हैं कि उसमें भी हमको कैरोसेल दिखता है कि नहीं दिखता। यहां नाम क्या हो जाएगा? अबाउट अस डॉट CSHTML आ गया। अब यहां पे देखो तुम अपना पेज स्पेसिफिक क्या भेज सकते हो? पेज स्पेसिफिक तुम टाइटल भेज सकते हो। कैसे? व्यू डेटा अंदर क्या था? टाइटल इक्वल्स टू यहां दे दो अबाउट अस। यही जाके कहां पे पॉपुलेट हो जाएगा? ये जाके तुम्हारा स्टोर, ये डेटा जाके कहां पे दिखने लगेगा? तुम्हारा जो लेआउट है, लेआउट में यहां बताया हुआ है ना, यहां पे वो डेटा आ जाएगा। अब व्यू डेटा क्या है इसको भी डिटेल हम लोग को पढ़ना है आगे। इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं? H1 क्लास इक्वल्स टू P3 P2 PG प्राइमरी टेक्स्ट वाइट, और इसमें लिखते हैं अबाउट अस। और यहां कुछ पैराग्राफ में हम कुछ भी टेक्स्ट डाल देते हैं ऐसे ही, कहीं से कॉपी पेस्ट मार के, सिर्फ दिखाने के लिए। कुछ भी डाल दिए यहां पे। अब इसको रन कराओ तो होम पेज तो अपने आप खुलेगा, index.html। यहां पे उसका कंटेंट दिख रहा है। अब तुम यहां अबाउट अस पे क्लिक करो। अबाउट अस पे भी क्लिक किया, देखो ये वाला चीज तुमको दिख रहा है, ये भी चीज तुमको कॉमन चीज दिख रहा है। और यहां पे जो हम लोग किसका कोड लिखे थे अबाउट अस का, वो जहां पे रेंडर पेज था वहां पे आके पॉपुलेट हो गया। जो भी चीज को तुमको कॉमन रखना है, जो भी चीज को कॉमन रखना है, वो हम लोग कहां डाल देते हैं? लेआउट में डाल देते हैं, जिस भी चीज को कॉमन रखना है। जैसे यहां पे हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप का लोगो बना के चैट वाला रहेगा जो कि हर पेज में आएगा, उसको स्टिकी बोलते हैं हम लोग, कहीं पे भी लगा सकते हैं। देखते हैं एक बार, लेआउट में चले जाते हैं और उसको कहीं पे भी बना लेते हैं। इसी के बाद बना लेते हैं एक डिप बनाएंगे, क्लास इक्वल्स टू कुछ भी नाम दे दो, स्टिकी दे देते हैं या WA स्टिकी। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक आइकन बना या इमेज ऐड कर देते हैं व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप का एक लोगो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं पहले।
राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और इसको भी वहीं डाल देते हैं, ये पीएनजी नहीं है। ट्रांसपेरेंट पीएनजी। तो फिर उसमें क्या होगा ना कि ये जो साइड में है ना व्हाइट व्हाइट दिखने लगेगा, हम सिर्फ चाहते हैं कि ये दिखे, बैकग्राउंड भी तो आ जाएगा ना उसके अंदर, होने के लिए तो कोई भी हो सकता है। हाँ, ये पीएनजी होगा हमको लगता है। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, WA लोगो के नाम से उसी फोल्डर में सेव कर देंगे, इमेजेस के अंदर। फिलहाल उसी जगह स्टोर कर दे रहे हैं, सेव हो गया। यहाँ आप उसको ऐड कर देते, IMG SRC इक्वल्स टू रूट, रूट के अंदर इमेजेस, अंदर क्या आ गया। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, थोड़ा सा CSS का कोड हम लोग लिखेंगे। यहां पे क्लास दिए WA स्टिकी, अब इसके लिए CSS का कोड लिखेंगे। CSS का कोड कहां लिखेंगे, एक CSS का फाइल तो ऑलरेडी लिंक रहता है तुम्हारा लेआउट के अंदर, कौन सा, site1 site.css, यहां चलेगा। यहां पे जाने के बाद वो क्लास दे दिए। सबसे पहले इसको करेंगे हम लोग पोजीशन, पोजीशन इक्वल्स टू, इसको हम लोग डाल देंगे फिक्स्ड। कहां पे फिक्स्ड होगा, तो तुम्हारा जो राइट है, राइट से 30 पिक्सल होगा, और बॉटम से चलो 30 पिक्सल। एक बार देखते हैं कैसा दिख, इमेज काफी बड़ा है, इसका इमेज का साइज छोटा कर देंगे। इसका विड्थ :50 पिक्सल, और हाइट भी का नहीं करना पड़ेगा, इमेज का करना पड़ेगा हम लोग। तो पूरा कंटेनर का ही साइज छोटा हो गया। इमेज जहां पे है, कहाँ ऐड किए इसका हम लोग, यहाँ पे। आ गया, यहाँ व्हाट्सएप वाला आ रहा है। अब इसको तुम चाहो तो लिंक भी बना सकते हो, ये तो इस पेज में आ ही रहा है। अब अबाउट अस से जाते हैं, देखो उस अबाउट अस के अंदर भी आ रहा है। तो कोई भी ऐसा चीज जो तुमको हर पेज के अंदर कॉमन रखना है, उसको हम लोग कहां डाल देते हैं, उसको हम लोग डाल देते हैं तुम्हारा लेआउट के अंदर। देखो एक स्टिकी भी डाल दी। अब उसको तुम लिंक बनाना चाहते हो तो लिंक भी बना सकते हो, तो ए के अंदर डाल दो। फिलहाल अभी हैश लिख देते हैं इसके अंदर। ये इमेज तुम्हारा क्या बन जाएगा, लिंक बन जाएगा। अगर तुम उस पर चाहते हो कि लिंक पे क्लिक करने पे व्हाट्सएप खुल जाए, उसके लिए जो लिंक का कोड होता है व्हाट्सएप का डाल दो, http:// WA. ऐसा करके आता है ना, मी करके। अब हमको देखना पड़ेगा क्या इसका URL होता है, याद नहीं आ रहा हमको। यही है ना, WA.me करके होता है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह देना पड़ता है ऐसा करके, जो भी है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कभी कभी होता है कोई चीज़ दिमाग से अचानक निकल जाए। व्हाट्सएप, हाँ, बस यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, स्लैश डालना पड़ेगा, और यहाँ पे मान लो हम अपना नंबर दे दिए।
href इक्वल्स टू इमेज बना दिए हैं, बंद कर लोड करते हैं, हॉट लोड सारा रन करा लेते हैं। आया देखो, यहाँ पे आ रहा है, वो अपने आप इससे चैट के लिए चला जा रहा है। तो वो बेसिक डिजाइनिंग जो भी है तुम यहां से कर सकते हो। लेकिन अभी जो हम लोग सीखे, ये क्या सीखे, ये सीखे कि कैसे हमारा लेआउट जो पहले से बना बनाया था उसको एडिट किए। अब एक चीज और कि आखिर ये कैसे पता चलता है कि हमको यही लेआउट को, हम लोग तो कहीं पे व्यू में बताए नहीं कि लेआउट मेरा कोई और होगा। यहां जब से इंडेक्स बनाया तो यहां पे बताया कि मेरा लेआउट कौन होगा, अबाउट उसको बताया लेआउट कौन होगा। ये कैसे पता चलता है कि भाई मेरा डिफॉल्ट लेआउट कौन सा है, वो पता चलता है। देखो लेआउट पढ़ा तो हर चीज तुमको जानो, वो पता चलता है तुम्हारा यहां से। यहां पे देखो कि व्यू स्टार्ट है, यहां चले गए और यहां पे बताया हुआ कि तुम्हारा डिफॉल्ट लेआउट कौन है, लेआउट है। एक तो व्यू स्टार्ट होता है, एक और भी चीज होता है, यहां पे देखो व्यू इंपोर्ट्स भी होता है। व्यू इंपोर्ट का काम क्या है, व्यू इंपोर्ट का काम यह है कि अगर तुम चाहते हो कि कोई भी नेम स्पेस है जो तुम्हारा सारे व्यू को क्या रहे, अवेलेबल रहे, तो देखो यहां पे हम ये चीज लिखे हुए हैं नोट्स में भी। एक तो होता व्यू स्टार्ट, जहां से तुम क्या कर सकते हो, अपना डिफॉल्ट लेआउट बता सकते हो कि अगर तुम्हारा कोई भी लेआउट होगा, अगर उसमें लेआउट नहीं बताया हुआ है कि भाई मेरा कौन सा लेआउट होगा, तो अपने आप कौन सा लेआउट होगा जो यहां पे नाम बताया गया वो। अब व्यू इंपोर्ट किसको बोलते हैं, दिस फाइल डज नॉट सेट लेआउट, इससे हम लोग लेआउट नहीं सेट करते, बट इट्स वाइटल फॉर इट टू वर्क। लेकिन काम में जब होता है तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों, इट इंक्लूड ग्लोबल डायरेक्टिव लाइक यूजिंग एड टैग हेल्पर मॉडल, सो दे आर अवेलेबल इन योर लेआउट एंड व्यू विदाउट रीडिक्लेयरिंग नेम। मान लो तुम बहुत सारा व्यू बना रहे हो और बहुत सारे व्यू में एक पर्टिकुलर नेम स्पेस का जरूरत पड़ता है, हर जगह तुमको व्यू में क्या करना पड़ेगा, यूजिंग करके उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। या हर व्यू के अंदर एक पर्टिकुलर मॉडल है जो मॉडल का तुमको जरूरत पड़ेगा, तो हर जगह मॉडल करके फिर उसका ऑब्जेक्ट बना के तुमको उसको रिसीव करना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि नहीं, यहां पर हम एक बार लिख दे कोई मॉडल, भाई ये मॉडल हर व्यू में मिलेगा बिना लिखे, या ये वाला नेम स्पेस हर व्यू में मिलेगा बिना लिखे, तो उसको या तो यहां पे इंपोर्ट कर लीजिए, या अगर कोई मॉडल है यहां पे @मॉडल और यहां पे वो क्लास का नाम दे देंगे। तो ये जो क्लास का नाम देंगे, ये वाला मॉडल जो है ये अपने आप तुमको हर व्यू के अंदर क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो जो ग्लोबल का मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई भी नेम स्पेस, ऐसा कोई भी टैग हेल्पर, जैसे आगे हम लोग टैग हेल्पर पढ़ेंगे, बनाएंगे अपना भी टैग हेल्पर बनाएंगे, तो आगे कोई भी टैग हेल्पर है या नेम स्पेस है या कोई मॉडल है जिसको तुम चाहते हो कि वो हर व्यू के अंदर ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाए बिना उसको बार बार लिखे हुए, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं उसको कहां पे इंपोर्ट कर लेते हैं, तुम्हारा व्यू इंपोर्ट के अंदर। ये भी एक फाइल होता है जो तुम लोग अभी तक देखते होगे, इसके बारे में पता चला, तो धीरे धीरे सब हम लोग फाइल देख लेंगे, कोई ऐसा चीज नहीं जो हम लोग नहीं देखेंगे। तो देखो यहाँ पे व्यू स्टार्ट भी समझ गए, जो ये बताता है कि हमारा डिफॉल्ट लेआउट कौन सा होगा, और यहां पे हम लोग क्या देख लिए, व्यू इंपोर्ट, ठीक है, जहां पे जो भी ग्लोबल नेम स्पेस है, ग्लोबल टैग हेल्पर है, ग्लोबल मॉडल है, जो आप हर व्यू के अंदर अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो उसको एक जगह यहां पे आप इंपोर्ट कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक सब जगह इंपोर्ट हो जाएगा, या नेम स्पेस इंपोर्ट हो जाएगा, या टैग हेल्पर ऐड हो जाएगा, या मॉडल ऐड हो जाएगा। अब आते हैं कि ठीक है, ये तो हम लोग क्या देखे, ये देखे कि जो पहले से बना बनाया था उसको हम लोग एडिट किए। आप अपना लेआउट बनाना चाहते हैं और उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसको कैसे करेंगे, तो अपना लेआउट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताया था कि जो भी तुम्हारा लेआउट होता है जनरली क्या होता है, शेड में, शेड में चले गए, राइट क्लिक किए, यहां पे क्या करेंगे, ऐड, और वो एक तरह का व्यू ही होता है, तो यहां पे व्यू ले लेंगे, यहां पे एम्प्टी लेंगे, ऐड। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, लेआउट होता है, अंडरस्कोर होता है, उसके बाद नाम आपको देना होता है। मान लो फिलहाल देते हैं माई लेआउट, हम क्या देते हैं, माई लेआउट डॉट सी एस एस टी एम, बन गया। अब ये पूरा का पूरा ब्लैंक है, इसको तुमको पूरा शुरू से डिजाइन करना पड़ेगा। यहां पे जैसे होता है डॉक टाइप, यहाँ पे देखोगे ना, और लेआउट कहाँ गया, यहाँ पे जो बेसिक होता है डॉक टाइप एचटीएमएल लैंग, तो पूरा का पूरा तुमको खुद से करना पड़ेगा। अपने आप आ गया। फिर एचटीएमएल के अंदर क्या होता है, हेड,
हेड के अंदर टाइटल, अब तुम अगर वो चाहते हो व्यू डेटा वाला दे दो, व्यू डेटा के अंदर टाइटल, लेकिन क्योंकि वो रेजर का सिंटेक्स है तो यहां @ लगाना होगा। बाकी तुम नहीं चाहते तो डैश करके कुछ होगा, जो वहां से देंगे वही रहेगा। प्लस जितना भी तुम्हारा बूटस्ट्रैप का या CSS का फाइल जिसको भी लिंक करना है तुमको यहीं पे लिंक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिंक टाइप इक्वल्स टू लेसन इक्वल्स टू स्टाइल शीट। पहले तो हम लोग जो मेरा CSS वाला उसको लिंक करना चाहते हैं, href इक्वल्स टू रूट के अंदर वो क्या मिलेगा, CSS के अंदर क्या मिलेगा, site.css, उसको हम लोग लिंक कर दिए। उसके बाद जो तुम्हारा बूटस्ट्रैप का 2 फाइल होता है, अगर बूटस्ट्रैप तुम यूज करना चाहते हो तो उसको लिंक करना पड़ता है, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट, href इक्वल्स टू रूट, रूट के अंदर लिब, लिब के अंदर बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर CSS और CSS के अंदर देखो सारा फाइल है। इसमें हम लोग जनरली लेते हैं बूटस्ट्रैप ग्रिड, ग्रिड नहीं सॉरी, बूटस्ट्रैप min.css, एक ये ले लिए, और एक दो और होता है, देखो यहाँ पे होगा, हाँ बूटस्ट्रैप min.css ले लिए, और एक तो स्टाइल ले लिए CSS का, और तो कुछ बेसिक इतना ही लेते हैं। प्लस कुछ जावास्क्रिप्ट का लेना होता है। जावास्क्रिप्ट का जनरली कहाँ लेते हैं, नीचे में, तो यहाँ पे तुमको jQuery का हो गया, और बूटस्ट्रैप का bundle.js हो गया, और site.js, वो हम लोग नीचे लेंगे, तो देखेंगे बाद में, पहले ऊपर से हम लोग बनाते आ रहे हैं। ये हो गया हेड। अब आते हैं बॉडी में। अब बॉडी में तुम अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते हो, तुम नैप बार रखना चाहते हो तो रखो, या अपने हिसाब से कोई नैप बार बनाना चाहते हो तो उसका पूरा डिजाइन करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम बूटस्ट्रैप का यूज करना चाहते हो कि अपना यूज करना चाहते हो। हम लोग चलो फिलहाल बूटस्ट्रैप का ही यूज करना चाहते हैं। नीचे में पहले तो हम लोग बॉडी के नीचे जो स्क्रिप्ट ऐड करना उसको ऐड कर लेते हैं, स्क्रिप्ट यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, कौन उतना लिख, यहाँ पे तुमको jQuery का करना पड़ सकता है, अगर jQuery का काम करना तो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तुमको किसका करना है, जो बूटस्ट्रैप का ही एक JS वाला होता है वो, और तीसरा जो अपना साइट के अंदर तुम्हारा क्या है, अपने साइट के अंदर जो JS फाइल होता है, तो तुम अपना कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, वो हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, भी आ गया। अब बॉडी के अंदर तुम क्या चाहते हो, हम लोग चाहते हैं नैप बार, तो चलो नैप बार हम लोग बूटस्ट्रैप से उठा लेते हैं, हम लोग अपना बना रहे हैं, पुराना वाला यूज नहीं कर रहे हैं। या तुम सोचो कि नैप बार हमको चाहिए ही नहीं, तुम सीधा चाहते हो यहाँ पे क्या, एक डिवीजन बनेगा, हम अपना नैप बार बनाना चाहते हैं, अपना नैप बार बना लेते हैं बिना बूटस्ट्रैप का। लोग अपने हिसाब से अपना बनाएंगे तो फिर अपना सारा कुछ देना पड़ेगा। अब नैप बार तो बूटस्ट्रैप का क्लास है, तो यहाँ तुमको नाम कुछ अच्छा अलग देना पड़ेगा, तो n बार दे देते, ठीक है, n बार दे दिए। अब इसका CSS का कोड लिखना पड़ेगा, CSS कोड कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, यहाँ देते हैं .n बार। अब n बार के अंदर पहला देते हैं हम लोग विड्थ कोलोन 100 VW, हाइट कोलोन 10 VH। उसके बाद इसका डिस्प्ले कर देते हैं, फ्लैक्स बॉक्स बनाते हैं इसको, फ्लैक्स, बैकग्राउंड कलर, ब्लू वायलेट ले लिए, कलर कोलोन, अभी फिलहाल ब्लू वाइट लिए, बाद में उसको चेंज। ये मेरा नैप बार का बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस यहां आते हैं। अब इसके अंदर क्या चाहिए, इसके अंदर चाहिए तुमको एक div क्लास इक्वल्स टू ब्रांड, और इसके अंदर लिख देते हैं इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, जो भी नाम देना चाहते हो कंपनी का, XYZ एंटरप्राइजेज। अब ब्रांड का भी तुमको CSS लिखना पड़ेगा, तो सारा क्लास तुम बताते जा रहे हो, अपना क्लास लोग खुद से कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते थे, लेकिन थोड़ा बहुत हम CSS का आइडिया देते हैं कि CSS कैसे हो जाएगा। ब्रांड, ब्रांड में हम लोग देते हैं मान लो फॉन्ट साइज कोलोन 22 पिक्सल, फॉन्ट वेट
कोलोन बोल्ड, कलर कोलोन वाइट, प्लस अगर हम लोग इसको यूज किए हैं नैप बार को, एक और चीज करेंगे हम लोग, फ्लैक्स बॉक्स जब बनाते हैं तो यहां पे देते हैं अलाइन आइटम, वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए अलाइन आइटम सेंटर, वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होगा सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट, और देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, इसको करेंगे हम लोग स्पेस बिटवीन। एक बार इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, कहीं जो व्यू स्टार्ट है वहां पर उसका नाम क्या देते हैं, लेआउट की जगह क्या देते हैं, माई लेआउट, फिलहाल सब पे अप्लाई हो जाएगा, सारे व्यू पे वो लेआउट हट जाएगा। अच्छा, तो इसमें मेन काम किए ही नहीं है, बॉडी के अंदर मेन काम तो हम लोग किए ही नहीं है। रेंडर कहां होगा, रेंडर बॉडी तो दिया ही नहीं है, रेंडर कहां होगा, तुम्हारा व्यू जाके मर्ज कहां होगा, उसका तो प्लेस होल्डर हम लोग दिए ही नहीं है। यहां देते हैं डीप क्लास इक्वल्स टू कंटेनर, और इसी के अंदर देते हैं @रेंडर बॉडी। तक रेंडर बॉडी नहीं देंगे तब तक वो कहां पे जाके वो व्यू का कोड को मर्ज करेगा, लेआउट तो अप्लाई हो रहा है लेकिन व्यू आके मर्ज कहां होगा, तो वो तो बताना पड़ेगा ना, मेन चीज ही हम लोग ये नहीं थे वहां। देखो ये आ गया, ये ऊपर क्यों दिख रहा है, इसको बीच में आना चाहिए था। अलाइन कंटेंट कर दिया, अलाइन आइटम्स होता है, आ गया सेंटर में। अब इसमें थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा गैप बना के आए, जो ब्रांड है पैडिंग 10 पिक्स आ गया, XYZ इंटरप्राइजेस। अब हमको मेनू आइटम्स बनाना है, तो मेनू आइटम्स कैसे बनाएंगे अपने से, अभी देखो ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा क्योंकि अभी हम लोग रिस्पॉन्सिव नहीं बना रहे हैं, ये सिंपल सिर्फ तुम लोग को दिखाने के लिए बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे काम हो रहा है। अब इसके अंदर एक और डिप बनाएंगे, क्लास इक्वल्स टू नैव आइटम्स नाम से बना, और इसके अंदर फिर तुम्हारा आइटम्स बनेगा डिप, या हम लोग एंकर बना लेते हैं href इक्वल्स टू हैश, और यहां पे हो जाएगा होम, और इसका क्लास का नाम रहेगा क्लास इक्वल्स टू आइटम। फ्लैक्स बॉक्स तुम लोग पढ़े हो कि नहीं CSS में, अभी एक बार इसका आउटपुट देख लो और हम लोग उसको चेंजेस, ये सब कहां आ गया, नीचे आ गया, इसके नीचे, इसके नीचे क्यों आ गया भाई, तो गड़बड़ किए, हाँ गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ क्या किए हैं, ये सब नैप बार के अंदर जाएगा, तो नैप बार के बाहर लिख दिए, नैप बार के अंदर एक हो गया ब्रांड और एक दूसरा आइटम क्या हो गया, इसका दो चाइल्ड है नैप बार का, एक ब्रांड हो गया और एक नैप आइटम्स हो गया, अब ये एक लाइन में आ जाएगा, लेकिन ये कहां दिख रहा है, एंड में इधर, और ये दिख रहा है इधर, क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम लोग यहां पे नैप बार को फ्लैक्स बॉक्स बनाए थे और बताया था कि स्पेस बिटवीन, मतलब उसका जो भी चाइल्ड रहेगा वो दो तरफ रहेगा, तो अगर दो चाइल्ड है तो ये एक चाइल्ड एकदम एक्सट्रीम कहां चला गया, लेफ्ट में, और दूसरा चाइल्ड कहां चला गया, एक्सट्रीम राइट में। अब बाकी हम अभी चेंजेस करेंगे, अब हम लोग आते हैं नैब आइटम में, तो नैब आइटम उसका हिसाब किताब बैठाते हैं, नैब आइटम का डॉट नैब आइटम्स, पहले तो उसका विड्थ सेट करेंगे, ब्रांड का विड्थ सेट करेंगे, जैसे पूरा ओवरऑल जो तुम्हारा क्या है, पूरा ओवरऑल जो तुम्हारा नैप बार है उसका हम बोल रहे हैं कि चलो 20%, मतलब 20 VH VW ये रहेगा, और 80 VW कौन रहेगा,
ये रहेगा। अब नैब आइटम्स को हम कितना जगह दे दिए, लगभग यहां से लेकर यहां तक दे दिए लगभग। अब इसको भी हम फ्लैक्स बॉक्स बनाएंगे तो ताकि अभी क्या ये सब सटा हुआ दिख रहा है यहां पे एक दूसरे के साथ में, तो अब हम लोग नैब आइटम्स को भी क्या बनाएंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स बना लिया और यहां पे कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, बराबर बराबर स्पेस बांट लो जो सटा हुआ है। अब देखो ये हो गया 20%, यहां तक होगा मान लो इधर तक, और ये हो गया 80%। तो जो 80% जगह मिला उसको क्या बोले कि भैया तुम्हारा जो चाइल्ड है नैब आइटम्स का, जो चाइल्ड है नैब आइटम्स का चाइल्ड कौन है, ये सब है, तो 80% को तुम बराबर बराबर बांट लो। तो कोई बराबर बराबर बांट के अरेंज हो गया। अब ये जो तुम्हारा दिख रहा है ये सब क्या है, लिंक है। लिंक का क्लास कौन है, आइटम। आइटम नाम का क्लास है, तो आइटम का भी हिसाब किताब बैठा देंगे हम लोग यहां पे, डॉट आइटम। और यहां पे हम लोग उसका पहले तो कलर चेंज करते हैं, कलर कोलोन वाइट। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं। उसके बाद फोंट वेट को फोल्ड कर देते हैं और पॉइंटर को, सॉरी कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर को पॉइंटर जाके हैंड का बन जाए। ये हम नॉर्मल एक चीज बताया सिर्फ सीएसएस का, सिर्फ दिखाने के लिए तुमको। अब इसके नीचे तुम अपना लेआउट बना रहे हो तो तुम अभी कैरोसेल नहीं बनाना चाहते, तुम चाहते हो सिंपल सा एक इमेज का बैनर बन जाए, यहां कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आएंगे यहां पे अपने लेआउट में, रेंडर सेक्शन के ऊपर एक इमेज चाहते हैं, यहां देंगे डिव क्लास इक्वल्स टू बैनर। बैनर नाम का हम लोग डिव ले लिया और कुछ नहीं करेंगे। अब क्लास बैनर है तो यहां पे सीएसएस से क्या करेंगे, अभी बूटस्ट्रैप का हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। बैनर सिर्फ एक इमेज दिखाना चाहते हैं, इसका विड्थ हो जाएगा 100 VW और हाइट हो जाएगा सपोज 40 50 ले लेते हैं 50 VH। और बैकग्राउंड इमेज डाल देते हैं, बैकग्राउंड इमेज URL रूट के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर कोई भी इमेज ले लेते हैं, पिक्चर image2.png। ये लिख के दे रहा है, डबल डॉट दे दिया, देख लेते हैं, डबल डॉट देना। यहां हम लोग इसका हाइट और बढ़ा लेते हैं, पिक्चर कट रहा है, पिक्चर कट रहा है तो यहां पे हम लोग इसको 70 आ गया। अब यहां पे क्या हो रहा है, होम पे क्लिक करने पे मेरा होम पेज खुलना चाहिए, अबाउट अस पे क्लिक करने पे मेरा अबाउट अस खुलना चाहिए, लेकिन दोनों में मेरा क्या रहेगा, ये अभी नीचे फूटर बनाए नहीं हम लोग। अब यहां पे जो लिंक बनाए हैं कहां पे, लेआउट के अंदर जाते हैं, लेआउट के अंदर यहां पे क्या देते हैं, ए। अब तुम वो वाला कर सकते हो, ASP कंट्रोलर इक्वल्स टू होम, और ASP एक्शन इसमें क्या हो जाएगा, इंडेक्स। उसी तरह से इसमें भी होगा होम, और इसमें क्या हो जाएगा, अबाउट अस। होम और यहां पे कौन सा इंडेक्स मेथड को कॉल कर देगा, जितना भी लिंक बनाएंगे सबके लिए तुमको ये क्या बनाना पड़ेगा, अबाउट अस। पे क्लिक किया तो ये खुला, अबाउट अस पे क्लिक किया, देखो अब जो वहां पे वो लेआउट आ रहा था उसके जगह पे कौन सा लेआउट आ रहा है, ये लेआउट आ रहा है। फिर फैसिलिटी सबके लिए हम लोग अलग अलग बना सकते हैं। फिर होम में जा रहे हैं, देखो यही आ जा रहा है। अब हम लोग फूटर डिजाइन कर लेते हैं। फूटर जनरली कहां होता है, नीचे। ये नॉर्मल है, HTML CSS बूटस्ट्रैप का खेल है लेआउट के अंदर। मेन चीज होता है यही कि तुमको जहां पे भी कंटेंट डालना वहां तुम रेंडर बॉडी डाल दो बस। राइट एक रहेगा जहां पे हम लोग
दूसरा कंटेंट इसका रहेगा एड्रेस, और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट, या तीनों में तो सेम ही चीज रहेगा। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एफ कंटेंट कर देते हैं, फुटर कंटेंट। तीनों का तो सारा फॉर्मेटिंग सेम रहेगा। अब हम लोग इसका सीएसएस लिखना पड़ेगा, फुटर आ गए साइट डॉट सी एस कर, और इसका पहले करते हैं बैकग्राउंड कलर, क्योंकि ऊपर हम लोग जो कलर लिए वही कलर नीचे भी ले लेते हैं, ब्लू वायलेट। इसको भी फ्लैक्स बॉक्स बनाना है तो डिस्प्ले कोलोन फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, सब बराबर बराबर अपना जगह ले लो, और अलाइन आइटम कोलोन सेंटर। इतना देखते हैं कैसा दिखता है ये फुटर आ रहा है। थोड़ा विड्थ हाइट विड्थ दे देते हैं, विड्थ तो 100 ही होगा, WIDTH विड्थ कोलोन 100 VW, और हाइट थोड़ा दे देते हैं 10 या 15 BH। आया। अब जो तुम्हारा ये जो है इसका उसका हिसाब किताब कुछ बैठा देना है। जो तुम्हारा एफ कंटेंट था में कुछ नहीं करना, फ़ॉन्ट साइज दे देना है सपोज 18 पिक्सल, और कलर कोलोन वाइट। आ गया। दोनों पेज खोलो, देखो दोनों में फुटर दिख रहा है। हाँ, ये कोई पूछे कि ठीक है मेरे पास दो लेआउट है, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन होता है कि तुम्हारे पास 2 या 3 लेआउट है, अब तुम चाहते हो कि ठीक है बाकी पेजेस पे कोई एक लेआउट जो डिफॉल्ट लेआउट यहां बताया हुआ है वो अप्लाई हो, और कुछ खास पेज के लिए कुछ खास लेआउट बना कर रखे वो अप्लाई हो, तो उसको कैसे करते हैं वो देखो। अभी हम लोग यहाँ व्यू स्टार्ट में क्या दिए हुए, व्यू स्टार्ट में माई लेआउट दिए हुए, अगर हम यहाँ पे लेआउट दे दे तो क्या होगा, सारे पे लेआउट हो जाएगा। फिलहाल तो 2 ही हम लोग पेज बनाए हैं, फिलहाल तो 2 ही पेज बनाए हैं, एक और पेज बना लेते हैं कोर्सेज के लिए भी या फैसिलिटीज के लिए। ये मेरा पहला पेज है, तो इसमें देखो अभी हम लोग वहां पे लेआउट दे दिए तो लेआउट अप्लाई हो गया ना। अबाउट अस में जा रहे हो तो वही अप्लाई हो रहा है, लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं अबाउट अस के लिए मेरा माई लेआउट अप्लाई हो जाए, वो कैसे करेंगे। उसके लिए क्या होता है, पेज स्पेसिफिक लेआउट भी तुम अप्लाई कर सकते हो। कैसे, मान लो कि तुम्हारा अबाउट अस डॉट सी एस एस टी, इसमें हम लोग चाहते हैं कि इसका लेआउट क्या होगा, इसका लेआउट होगा माई लेआउट। तो हम लोग को यहां पे क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर में हम लोग ये जो बनाते हैं यहां पे रेजर ब्लॉक, वहां पे जाके लेआउट इक्वल्स टू अंडरस्कोर क्या डाल देंगे, माई लेआउट। ये हाँ, तो ये क्या हो गया, बाकी पे तुम्हारा जो व्यू स्टार्ट में बताया गया वो अप्लाई होगा, लेकिन जिसके अंदर तुम लेआउट दे के अगर कोई खास लेआउट दे दियो तो उस पेज में वो लेआउट अप्लाई हो जाएगा। अभी बाय डिफॉल्ट होम पेज खुलेगा तो यहां तो देखो कौन सा दिख रहा है, जो लेआउट अंडरस्कोर सीएस एचटीएमएल था वो। जब अबाउट अस खोलेंगे तो इसमें देखो कौन सा लेआउट अप्लाई हो गया। आया। फिर एक फैसिलिटीज का भी बना ही लेते हैं, चलो समझाने के लिए एक फैसिलिटीज का भी बना लेते हैं। तो यहां पे एचरेफ हटा देते हैं फैसिलिटीज में, और यहां पे बताते हैं कि होम का ही रहेगा, फैसिलिटीज नाम का एक एक्शन मेथड होगा वो कॉल होगा, क्योंकि अलग अलग पेज में तुमको समझ में आ सके कि हम पेज स्पेसिफिक भी अप्लाई कर सकते हैं।
फैसिलिटीज, इसका मतलब फैसिलिटीज नाम से हमको होम कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट फैसिलिटी डन व्यू, और यहाँ राइट क्लिक ऐड व्यू, ऐड फैसिलिटी डॉट CSHTM। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, जो हम लोग यहाँ डाले थे अबाउट अस में उसी तरह का कुछ कर। डाल दो कॉपी कर, थोड़ा सा यहाँ मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप टू, मार्जिन टॉप टू ऊपर से मार्जिन रहे। तो अभी देखो 3 पेज है, 3 पेज में से 2 पेज पे कौन अप्लाई होगा? 2 पेज पे, जैसे तुम्हारा जो ये होम वाला पेज था तो उस पर तो बाय डिफॉल्ट जो बताया वो अप्लाई हो गया। फैसिलिटीज पे, एक मिनट गलत हो, यहाँ क्या बना दिया, आई आई देखो फैसिलिटीज पे भी कौन अप्लाइड है? फैसिलिटीज पे भी तुम्हारा जो डिफॉल्ट था वो अप्लाई है, लेकिन अबाउट अस में कौन अप्लाई हो गया? ये अप्लाई हो गया। तो अगर कोई खास पेज है, बाकी पे तुम जो डिफॉल्ट बता के रखे हो व्यू स्टार्ट में वो अप्लाई रहेगा, और जिस भी पेज के अंदर तुमको स्पेसिफिक कोई लेआउट अप्लाई करना है उसके अंदर तुमको लेआउट इक्वल्स टू, यहां पे हमारा था अबाउट अस, अबाउट अस, अबाउट अस में हम लोग क्या कर दिए, लेआउट इक्वल्स टू माई लेआउट दे दिए। इस तरह से तुम फैसिलिटीज में भी चाहते हो फिर फैसिलिटीज में भी दे दो। तो तुम्हारा मल्टीपल लेआउट है, तो ऐसा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल लेआउट हो सकता है। बाय डिफॉल्ट जो तुम बता के रखे हो किसके अंदर, व्यू स्टार्ट के अंदर, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर व्यू के अंदर तुम कोई पर्टिकुलर लेआउट अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पे तुम्हारा जो रेजर ब्लॉक होता है ऊपर में, उस रेजर ब्लॉक में जाके और यहां पे लेआउट इक्वल्स टू वो लेआउट का नाम डाल दो। हाँ, तीसरा लेआउट तुम बोले क्या, जितना चाहो उतना लेआउट बना सकते हो अलग अलग नाम से, और तुम जिस पे चाहो जिसको चाहो उसके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन व्यू स्टार्ट से तुम एक ही अप्लाई कर सकते हो, तो जिसमें तुम्हारा ये लेआउट नहीं रहेगा उसमें तुम्हारा व्यू स्टार्ट वाला अप्लाई हो जाएगा, और जिसमें लेआउट रहेगा और लेआउट का नाम दिया गया तो जो लेआउट दिया गया वो अप्लाई हो जाएगा। चलो और कुछ छोटा छोटा चीज उसको देख लेते हैं लेआउट में, वो तुम बता ही दिए यहाँ पे तुमको करके। हाँ, एक रेंडर सेक्शन भी होता है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, किसी खास पर्टिकुलर पेज को कोई जावा स्क्रिप्ट का कोड पास करना चाहते हो तो उसमें होता है कुछ नहीं। देखो यहाँ पे हम लोग रेंडर सेक्शन बना लेंगे, कोई भी अपना जो लेआउट बनाते हैं तो वहां पे क्या बना सकते हैं, नीचे में एक रेंडर सेक्शन बना सकते हैं, @रेंडर सेक्शन, और यहां पे तुमको एक नाम देना पड़ता है, यहाँ दे दिया स्क्रिप्ट, और रिक्वायर्ड इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर देंगे। नहीं तो क्या होगा कि अगर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू कर दिया और तुम पास नहीं करोगे तो फिर वहां एरर आएगा। फिर फिलहाल फॉल्स कर देते हैं, मन है तो दीजिए, नहीं तो मन मत दीजिए। अब अगर क्या बोल रहे हो, उसके जगह पे कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी कुछ भी जो भी दोगे तो फिर जब हम लोग पास करेंगे वहां से ना, तो यहाँ पे देखो वो देना पड़ता है सेक्शन करके, यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना, जब हम लोग वहां से पास करेंगे तो वहां पे वही नाम देना होगा जो यहाँ दिया है। जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट दिया हुआ है, या स्क्रिप्ट अगर मान लो तुम स्क्रिप्ट 1 दिए हो तो इस जगह पे सेक्शन के आगे क्या लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, और मल्टीपल सेक्शन भी दे सकते हो। तो मान लो कि किसी व्यू से तुमको यहाँ पे कोई, मान लो कि कोई जावास्क्रिप्ट का फाइल हम बोले थे ना, तो अगर मान लो तुम जावास्क्रिप्ट फाइल जैसे site.js हम यहाँ पे डाल दिए, तो अब अगर तुम इसके अंदर site.js किस में डाले हो, लेआउट के अंदर डाले हो। हम कल ये भी बात कल समझाए थे हम, site.cs के अंदर अगर site.js अगर हम लोग लेआउट के अंदर डाल दिए तो जितना भी व्यू होगा हर व्यू के लिए तुम्हारा पेज क्या होगा, ये वाला पर्टिकुलर स्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड होगा क्लाइंट के पास। लेकिन कभी कभी ऐसा तो कोई ऐसा जावास्क्रिप्ट का फाइल है या कोई कोड है जो किसी एक ही व्यू में या 2 ही व्यू में यूज हो रहा है, तो अगर तुम यहां पे लिंक कर दोगे तो मान लो 100 व्यू है तुम्हारा, तो 100 व्यू के साथ ये क्या होगा, डाउनलोड होगा। जबकि तुम्हारा अगर कोई जावास्क्रिप्ट का फाइल है वो एक ही 2 व्यू में यूज हो रहा है, तो हम क्यों हर के लिए डाउनलोड करें उसको,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि नहीं, अगर वैसा कोई जावास्क्रिप्ट का फाइल है तो तुम एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बना लो। हम लोग मान लो कि यहां पे बना लेते हैं एग्जाम्पल। जेएस के अंदर राइट क्लिक करके ऐड, जेएस के अंदर राइट क्लिक करके ऐड करते हैं न्यू आइटम, और यहां फाइल ले लेते हैं माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, दिखाते हैं भी, और इसके अंदर कुछ नहीं लिखते, अलर्ट वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ, एक जेएस बना लिए जिसके अंदर ये जिस भी पेज के साथ लिंक रहेगा, जैसी पेज लोड होगा ये अलर्ट बॉक्स दिखा देगा। अभी हम रन कराते हैं और तीनों पेज को कॉल कराते हैं, देखना तीनों पेज को कॉल कराते हैं। 3 पेज है मेरे पास, होम पेज में तो नहीं आया, अबाउट अस में भी नहीं आया, और फैसिलिटीज में भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, @ सेक्शन, और वहां नाम क्या दिए थे लेआउट के अंदर, माई लेआउट के अंदर दिए ना, हाँ माई लेआउट के अंदर। हम लोग एक भी तो देखना पड़ेगा कि माई लेआउट किस में लगाए हैं, इसमें नहीं देना होगा। माई लेआउट हम लोग किस में अप्लाई किए हैं, माई लेआउट अप्लाई किया अबाउट अस में, तो हमको अबाउट अस में पास करना पड़ेगा, फैसिलिटीज में नहीं। जिस लेआउट के अंदर दिए उसके अंदर देंगे ना। अब हम लोग अभी कौन से लेआउट में बनाए हैं, माई लेआउट के अंदर ये सेक्शन ऐड किए स्क्रिप्ट 1, तो हमको माई लेआउट में ही पास करना पड़ेगा। तो माई लेआउट जिस व्यू पे अप्लाई है उस पे ये काम करेगा। तो माई लेआउट तो मेरा सिर्फ अभी अबाउट अस में अप्लाई है, और यहां नाम क्या देंगे, स्क्रिप्ट 1। और उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉक बनेगा, और उस ब्लॉक के अंदर वो स्क्रिप्ट टैग लिख देंगे स्क्रिप्ट, और href इक्वल्स टू क्या है यहां पे, ये टिल्ड, टिल्ड है, टिल्ड के अंदर जेएस, जेएस के अंदर क्या है, माई स्क्रिप्ट, ये नाम दिए थे ना, माई स्क्रिप्ट डॉट, अब ये जो होगा ये किसको पास होगा, ये पास होगा उसको जब ये मेरा अबाउट अस डॉट एचटीएमएल कॉल होगा, तब ये कॉल होगा। देखना आ गया यहां पे अबाउट अस, काम नहीं किया अबाउट अस, कोड नहीं हो रहा है क्या, स्क्रिप्ट एचएफ, ठीक, और एसआरसी, सॉरी एचएफ दे दिए। एचएफ तो होता है हम लोग किसको लिंक कराते हैं, देखो आया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लेआउट, कब आया, जब अबाउट अस को खोले तब। होम में नहीं आ रहा है, फैसिलिटीज में नहीं आ रहा, अबाउट अस में आ रहा है। तो तुम बोलोगे सर ये तो इसका मतलब कि ठीक है अबाउट अस में हम उसको अप्लाई किए थे इसलिए वो आ गया। अच्छा कोई बात नहीं है, हम लोग ये काम करते हैं, फैसिलिटीज जो है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, लेआउट चेंज कर देते हैं। फैसिलिटीज लेआउट इक्वल्स टू अंडरस्कोर माई लेआउट, लेकिन माई लेआउट में हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं, नीचे से स्क्रिप्ट पास नहीं कर रहे हैं। अब देखो होम किल खोले यहां पे नहीं आया, फैसिलिटीज खोले यहां पे आया, नहीं आया ना। लेकिन अब अबाउट अस खोल रहे हैं तो देखो अबाउट अस और फैसिलिटीज दोनों में एक ही लेआउट है, लेकिन जिसमें हम पास किए हैं उसमें वो जावास्क्रिप्ट काम कर रहा है, जिसमें हम पास नहीं किए हैं उसमें वो जावास्क्रिप्ट काम नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन का, यहां पे हम लोग नहीं पास किए तो नहीं काम कर रहा। अब यहां से भी तुम अगर इसमें भी पास कर दोगे, जैसे यहां पे पास किया ना सेक्शन में, अगर तुम किसमें पास कर दो, फैसिलिटीज में, तो फैसिलिटीज में भी वही लेआउट है, और वहां पे भी हम सेक्शन में बोल रहे कि नहीं ये वाला चीज तुमको क्या करना, वहां डाल देना, इंजेक्ट कर देना है। अब देखो दोनों में काम करेगा, तुम फैसिलिटी अबाउट अस पे क्लिक करो तभी भी काम कर रहा है, फैसिलिटीज पे क्लिक करो काम कर रहा है। जिसमें चाहे उसमें हम पास करेंगे, जिसमें नहीं चाहेंगे नहीं पास करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या बताया गया है, वहां पे बताया गया है फॉल्स, लेकिन अब हम इसको ट्रू करके भी दिखाते हैं। यहां से क्या करते हैं, ट्रू। अब देखते हैं क्या होता है। फैसिलिटीज वाला में क्या दिखा रहा है, देखो पेज इज नॉट वर्किंग राइट। अबाउट अस में जा रहे हैं काम हो रहा है, फैसिलिटीज में जा रहे हैं क्या बता रहा है, पेज इज नॉट वर्किंग आउट। क्यों, क्योंकि वहां पे उसको क्या चाहिए, उसको यहां बताएगा ट्रू कि जब भी भैया ये लेआउट अप्लाई करिएगा तो आपको स्क्रिप्ट देना पड़ेगा, और आप फैसिलिटीज में स्क्रिप्ट दिए नहीं दिए, अच्छा ठीक है हम दे देते हैं। तो क्या होगा, अभी तो बोल रहा है कि काम नहीं कर रहा है, हम दे देते हैं, चलो फैसिलिटीज में दे दिए,
अब तो नहीं बोला कि पेज इज नॉट वर्किंग। ट्रू देने का मतलब होता है कि फिर अगर आप ट्रू दे दिए हैं तो आपको जो जो पेज पे ये लेआउट अप्लाई करिएगा उस पे आपको वो स्क्रिप्ट वहां से पास, मतलब वो सेक्शन के लिए आपको वहां से पास करना ही पड़ेगा। हाँ, सेक्शन में कोई जरूरी नहीं कि हम स्क्रिप्ट ही पास करें। सेक्शन में हम यहां पे चाहे तो सीएसएस फाइल भी लिंक कर सकते हैं। कोई अगर आपका सीएसएस फाइल है तो उसको लिंक कर सकते हैं यहां पे। कोई जरूरी कि स्क्रिप्ट का मतलब यहां पे स्क्रिप्ट नाम दे दिए तो स्क्रिप्ट, वो नाम दिया गया है स्क्रिप्ट, उसके जगह पर आप कुछ भी दे सकते हैं। यहां नाम की जगह यहां सेक्शन दे दो, सेक्शन 1, कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। सेक्शन 1 दे दिए तो अब यहां पे हम लोग क्या देंगे, जब उसको ऐड करना होगा तो यहां सेक्शन 1 देंगे। सेक्शन बनाता है, वो क्या बनाता है, सेक्शन। वो स्क्रिप्ट का मतलब नहीं है। अब यहां पे सेक्शन है तो अब कंफ्यूजन दूर। तुमको माने तो स्क्रिप्ट, तुमको माने तो सीएसएस, जो भी तुम लिंक कराना चाहो उस पर्टिकुलर खास पेज के लिए वो यहां से हम भेज सकते हैं। ये हो गया हमारा सेक्शन, भी हम लोग डिटेल में समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल लेआउट हम बताएं, ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा, जैसे यहां पे क्या मल्टीपल लेआउट, आपके पास मल्टीपल लेआउट है तो मल्टीपल लेआउट हो तो एक तरीका क्या है अप्लाई करने का, एक तरीका अप्लाई करने का यह है कि आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं भैया कि आप डायरेक्टली यहां पे लेआउट लेआउट करके आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है ना आप इसको भी डायनेमिक रखना चाहते हैं, जैसे हम बताए थे ना अभी कि तुम्हारा एडमिन का लेआउट अलग होता है और यूजर का लेआउट अलग होता है। डैशबोर्ड मान लो तुम्हारे पास 2 डैशबोर्ड है, एक डैशबोर्ड है जो एडमिन का है जिसमें बहुत सारा ऑप्शन है, जो कॉमन जो मेनू है, मेनू में बहुत सारा ऑप्शन है। एक तुम्हारा यूजर का है जिसमें सेलेक्टेड ऑप्शन है। तो दो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास 2 लेआउट है तो तुम उसको कंडीशनल भी अप्लाई कर सकते हो। याद होगा टर्नरी ऑपरेटर पढ़े होगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जहां पे क्या होता है ये 3 ऑपरेंड पे काम करता है। एक होता है कंडीशन और एक होता है कंडीशन ट्रू का तो पहला वैल्यू नहीं तो दूसरा वैल्यू। तो यहां लेआउट में क्या होगा, 2 में से कोई एक वैल्यू जाएगा। अब देखो ये रोल वगैरह जब आगे पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ, यूजर डॉट इज इन रोल, अगर वो एडमिन रोल में है तो कौन सा लेआउट अप्लाई हो जाएगा, एडमिन, और नहीं तो कौन सा अप्लाई हो जाएगा, लेआउट। ये अब क्या होगा, तुमको खुद से बताने का जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या दिया गया, 2 लेआउट है, दोनों में से रोल के हिसाब से अपने आप एक अप्लाई हो जाएगा। प्लस व्यू डेटा व्यू बैक का हम लोग यूज करते हैं। व्यू डेटा व्यू बैक का कब यूज करते हैं, दीज आर यूज टू पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे अगर मान लो तुम्हारा व्यू है, व्यू से तुम किसको भेजना चाह रहे हो, व्यू से डेटा तुम भेजना चाह रहे हो किसको, तुम्हारा लेआउट को। जैसे कैसे अभी हम लोग टाइटल भेज दे रहे हैं तो उसके लिए व्यू डेटा व्यू बैक यूज कर सकते हैं, या फिर इसका यूज आगे हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलर से लेआउट में, या फिर कंट्रोलर से व्यू में भी डेटा भेजने के लिए व्यू डेटा और व्यू बैक का यूज। इस तरह से ये एक समरी है, उसको तुम लोग देख लेना, पूरा बना दिया यहाँ पे कि कौन कौन सा चीज किससे यूज होता है, जो पीछे पढ़ा है। तो लेआउट भी हम लोग अभी क्या किए, आज खत्म कर लिए। तो अब हमारा बेसिक्स जो चीज होता है, व्यू क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, मॉडल क्या होता है, लेआउट क्या होता है, व्यू स्टार्ट क्या होता है, व्यू इंपोर्ट क्या होता है, प्रोग्राम.cs जो मिडिलवेयर है, वो भी थोड़ा बहुत बेसिक चीज हम लोग देख लिए। अब अगला क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हमारा अगला जो एजेंडा होगा मंडे से, वो होगा पासिंग डेटा। जैसे अभी क्या है, व्यू से डेटा में कंट्रोलर में, या कंट्रोलर से व्यू में डेटा कैसे भेजते हैं, या व्यू से डेटा कंट्रोलर में कैसे भेजते हैं, कौन कौन सा तरीका है। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा होगा पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम लोग क्या करेंगे फिर पासिंग डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। क्योंकि देखो जो भी डेटा आएगा जाएगा वो व्यू और कंट्रोलर के बीच में ही आता जाता है। तो डेटा व्यू से कंट्रोलर में कैसे आएगा या कंट्रोलर से व्यू में कैसे कैसे, उसका बहुत सारा तरीका है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास उसको पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का ये भी चैप्टर खत्म हो गया, इसका नोट्स हम आज भेज देंगे, ठीक है। बोलो, इसका कोडिंग हम दे देंगे उस, अभी जो वीडियो अपलोड करेंगे ना तो उसमें गिट का लिंक दे देंगे तुम लोग। चलो तो मिलते हैं मंडे को।